ओके, सो यहाँ पे देखो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स है। वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद दिस। तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में हमने थोड़ा बहुत आप लोगों ने 9th में पढ़ा है, स्टेट बोर्ड वालों ने, और बाकी का अपन 10th में देखेंगे। तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट विच, ये थर्ड वाला स्विच देना, वी आर टॉकिंग अबाउट कार्बन। ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट कार्बन और उसके कंपाउंड्स। नाउ कार्बन इज व्हाट, कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो बहुत सारे कंपाउंड्स बना सकता है। क्यों? वाई? बिकॉज कार्बन की जो वैलेंसी है वो भाई साहब है 6, मतलब आपका जो एटॉमिक नंबर है वो है 6। तो बेसिकली इट विल फॉर्म 2 and 4, ये उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो 4 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट भी कर सकता है, दे भी सकता है, तो वो एक्चुअली भी ये क्या करेगा, शेयर करेगा। ठीक है, इट इज गोइंग टू फॉर्म कंपाउंड्स बाय शेयरिंग। और जब कंपाउंड्स बाय शेयरिंग होता है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, कंपाउंड्स बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इट इज गोइंग टू फॉर्म कंपाउंड्स बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से होगा तो ये क्या हो जाएगा, बेसिकली दिस विल बी कोवैलेंट कंपाउंड्स, दिस इज गोइंग टू फॉर्म कोवैलेंट कंपाउंड्स। ठीक है, sharing of electron that is basically going to form covalent compounds. Are we clear to this one people? ठीक है, ओके। तो अपन यहाँ पे, so sharing of electrons is actually going to form what, this is going to form covalent compounds. कार्बन की एक और प्रॉपर्टी है जिसके वजह से वो बहुत सारे कंपाउंड्स बनाता है, वो प्रॉपर्टी है भाई साहब कैटेनेशन की। ठीक है, तो बेसिकली ये कैटेनेशन की प्रॉपर्टी है, कैटेनेशन की प्रॉपर्टी। आपने उस दिन मेरे को फोन करके बोला यू विल कम एंड गिव द टेस्ट आर्यन, तो यू शुड हैव कम अर्ली ना, you should have asked me that what time do I come to give my test। आज वो रफा दफा हो गया मामला, है ना। सैटरडे को आपने बोला, तो अभी मैं 8 बजे से मैंने क्लास लेना चालू किया है, तो आपके टेस्ट की वजह से मैं 12 बजे के बाद भी रुकूं। आप वहां पे ग्रुप में मैसेज डाल रहे हैं व्हाट सब्जेक्ट, आप पहले ये पूछिए ना कि व्हाट टाइम आई डू कम टू गिव माय टेस्ट। सब्जेक्ट का तो मैं संभाल लूंगा भाई, तुम अपने टेस्ट का क्या करोगे, एक टेस्ट नहीं दिया है तुमने, एक टेस्ट नहीं दिया, और सिंगल टेस्ट। सब बच्चे यहाँ पे एग्जाम्स देते हैं, तुम्हारा अलग ही टाइम टेबल चलता है, तुम्हारा अलग ही कार्यक्रम चलता है, यू आर इन अ ओन वर्ल्ड। कैटेनेशन की प्रॉपर्टी भाई साहब क्या होती है, व्हाट इज कैटेनेशन? तो कैटेनेशन बेसिकली होता है जब कार्बन के लंबे चेन्स बनते हैं, तो लंबे चेन्स बनते जाते हैं आपके, ठीक है, दैट इज कॉल्ड कैटेनेशन। ओके, ओके, सो हियर वी हैव 119 एलिमेंट्स आर नोन टू अस, ईच इंपॉर्टेंट इन इट्स ओन वे, हियर आर अ फ्यू ऑफ देम। तो हमारे पास भाई साहब 119 एलिमेंट्स है, ठीक है, और हर एक, देखिए हर एक को हम डेली यूज में नहीं लाते हैं। हाइड्रोजन, बोरॉन, ये सारे आपके ऐसा बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल भी देखा होगा, ये सारे आपके एलिमेंट्स हैं। ऑक्सीजन है, बेरिलियम है, हीलियम है, नियॉन है, थोरियम है, आयरन है, बोरॉन है, पोटेशियम है, लिथियम है। So these are different elements that are there. Okay, so all these are out of this there happens to be one element which is called carbon। और दुनिया में सबसे ज्यादा कंपाउंड्स इस कार्बन एलिमेंट के बनते हैं। ठीक है, मोस्ट नंबर ऑफ कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय दिस कार्बन एलिमेंट। और इसीलिए एक अलग सी केमिस्ट्री होती है जिसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देयर इज अ सेपरेट केमिस्ट्री, देयर इज सेपरेट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री के 3 ब्रांचेस हैं, आप जब हायर क्लासेस में जाएंगे 11th में तो आप पढ़ेंगे। एक ब्रांच होता है आपका फिजिकल केमिस्ट्री, जिसमें बहुत सारे कैलकुलेशंस होते हैं। एक ब्रांच होता है आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जहां पे बाकी के 118 एलिमेंट्स आ जाते हैं। और एक होता है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जहां पे हम सिर्फ कार्बन और उसके द्वारा बनाए गए कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं। तो कार्बन की जो फैमिली है या उसकी जो कंपाउंड्स की जो फैमिली है वो इतनी बड़ी है कि आप बैठे बिठाए कंपाउंड्स बना सकते हैं। और इसीलिए हम इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। वी बेसिकली स्टडी इज इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या ये समझ में आ रहा है? देयर इज अ सेपरेट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी आर गोइंग टू स्टडी कार्बन एंड कंपाउंड्स। हाल फिलहाल आपको उतना डीप नहीं जाना है, लेकिन आपको यह समझना है कि कार्बन के इतने सारे कंपाउंड बनते क्यों हैं। तो पहला तो मामला यह है कि कार्बन की भाई साहब होती है वैलेंसी, कितनी होती है भाई साहब, 6। ठीक है, सॉरी आपका एटॉमिक नंबर है 6, बिकॉज ऑफ विच इट हैज गॉट अ वैलेंसी ऑफ 4। अभी ये जो 4 वैलेंसी है जिसके वजह से कार्बन शेयर करके कोवैलेंट बॉन्ड्स के द्वारा, क्यों, मुझे स्विच प्रेस करो जरा, लास्ट वाला स्विच बंद करके चालू करा रहे, तुमसे ना हो पाएगा।
ठीक है, हाँ कर रहे हैं, ठीक है। सो कार्बन इज बेसिकली 6, ये जो 6 है बेसिकली 2 और 4 है, ठीक है। तो ये जो है ये कोवैलेंट कंपाउंड्स बनाएगा, दिस इज गोइंग टू फॉर्म कोवैलेंट कंपाउंड्स, ठीक है। ओके, लेट्स गो अहेड विद दिस पीपल। ओके, सो wondering why all other elements disappeared and carbon didn't, let's see why, because carbon forms a lot of compounds, ठीक है। let's distinguish them into things made up of metal, things made up of glass and clay and others। तो let's say हम यहाँ पे चीजों का डिस्टिंग्विशिंग कर रहे हैं, कुछ ऐसे चीज जो मेटल से बने हैं, ठीक है, कुछ ऐसे चीज जो ग्लास एंड क्ले से बने हैं, और कुछ अदर्स चीजें हैं, ठीक है। नोट मत बनाएंगे अभी, सिर्फ जब हम बोलेंगे तब बनाएंगे, ठीक है। सो दीज आर बेसिकली वी आर डिस्टिंग्विशिंग थिंग्स, ओके। थिंग्स मेड ऑफ मेटल भाई साहब, ठीक है, थिंग्स मेड ऑफ मेटल, ये आपका मेटल से बना हुआ है, ठीक है, ओके। थिंग्स मेड ऑफ ग्लास एंड क्ले, ग्लास एंड क्ले, ये देखिए आपका ग्लास एंड क्ले से बना हुआ है, ठीक है। अदर्स में ये सब आ जाते हैं भाई साहब, ठीक है, ओके। सो नाउ इन सब में हम उठाते हैं, ठीक है। ये आपका मेटल है, ये आपका भाई साहब ग्लास एंड क्ले है, और ये अदर्स में आ गए, ठीक है, ओके। कैन यू गेस वन कॉमन एलिमेंट विच इज फाउंड इन ऑल? ये भाई साहब आपका है स्टेनलेस स्टील से बना हुआ, और स्टेनलेस स्टील एक अलॉय होता है जिसमें कार्बन का इस्तेमाल होता है, ठीक है। स्टील में कार्बन का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो इट इज एन अलॉय, ताकि उसकी रस्टिंग ना हो तो हम इसमें कार्बन का इस्तेमाल करते हैं। यहां पे भी भाई साहब कार्बन इस्तेमाल हुआ है, इन सब में भी कार्बन है, सारे लिविंग प्रोडक्ट्स में कार्बन रहेगा ही रहेगा, देयर विल बी कार्बन। वाई, कोई बता सकता है? आपके अंदर कार्बन है, एक जानवर के अंदर कार्बन है, ठीक है, एक पेड़ के अंदर कार्बन है, वाई, क्यों? हाँ, अरे ऑक्सीजन लेते तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दे तो कार्बन डाइऑक्साइड तो निकल गया भाई साहब, तो रहने नहीं रहना चाहिए। नो, दैट इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। कार्बन क्यों रहेगा? वाई एवरीबडी वुड हैव कार्बन? अरे भाई साहब बहुत आसान सवाल पूछ रहा हूं, थोड़ा तो साइंस में कनेक्ट करने की कोशिश करो चीजों को। वाई विल एवरीबडी हैव कार्बन? irrespective of human beings, animals, all living things will have carbon. Why? Arush, पांडे जी, पांडे जी एकदम सोकर आए हैं भाई साहब। अरे कार्बन क्यों होगा? अरे भाई साहब प्लांट्स कैसे अपना फूड मैन्युफैक्चर करते हैं? फोटोसिंथेसिस का नाम सुना है, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस में होता क्या है? 6CO2 प्लस 6H2O, दिस विल फॉर्म C6H12O6 प्लस 6O2। ये प्रोसेस सबको मालूम है। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल आर कंबाइनिंग टू फॉर्म ग्लूकोज प्लस CO2। ये आपका फूड चेन यहां से बन रहा है, और इसमें क्या है? कार्बन है। अभी इसको भाई साहब कोई एनिमल खाएगा, उस एनिमल को आप खाएंगे, या आप डायरेक्टली भी किसी वेजिटेबल को खाएंगे तो उसमें तो ये रहने ही वाला है। दैट्स हाउ कार्बन एंटर्स द फूड चेन। कार्बन भाई साहब आपके प्लांट से एंटर कर ही जाता है, क्योंकि प्लांट्स आपका ग्लूकोज जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, इट इज नथिंग बट अ हाइड्रोकार्बन ओनली। ये ग्लूकोज में क्या है? कार्बन दिख रहा है आपको, ये कार्बन ही तो आगे चलकर जितने भी एनिमल्स और प्लांट्स उसमें डिपेंडेंट होंगे, वो सब में कार्बन आएगा, है ना। सो कार्बन हमारा फुटप्रिंट है, मतलब उसमें रहेगा, हमारे बॉडी में कार्बन रहेगा ही रहेगा, इट विल बी देयर। अभी देखो, जब जानवर लोग मर जाते हैं, ठीक है, फॉसिल फ्यूल जिसकी आप बात करते हैं, पेट्रोलियम हो गया, कोल हो गया, ये सब फॉसिल फ्यूल्स हैं। हम फॉसिल फ्यूल्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि जानवर लोग जब मर जाते हैं तो उनके अंदर वो कार्बन तो रहेगा जो उसके जीवन काल में था। अभी ये भाई साहब दबे हुए हैं, बहुत अंदर मिट्टी में दबे हुए, ये जो जानवर हैं इनके ऊपर भाई साहब हाई प्रेशर लगता है, अर्थ का प्रेशर, हाई टेम्परेचर्स within the bowels of earth, and that's what makes them fuel, ठीक है। ये इनको कोल में कन्वर्ट करता है, ये इनको क्रूड ऑयल में कन्वर्ट करता है, क्रूड ऑयल से हम पेट्रोलियम, डीजल, केरोसिन वगैरह निकालते हैं, ठीक है। ये ऑयल भी जो बन रहा है वो कार्बन के वजह से ही बन रहा है। ये फॉसिल फ्यूल्स जो बन रहे हैं वो इसलिए बन रहे हैं क्योंकि मरे हुए प्लांट्स और एनिमल्स में कार्बन है, ठीक है, बिकॉज दीज स्पीशीज हैव कार्बन इन देम, and when they are decomposed under high temperature and pressure for a very long time, it gets converted into a fossil fuel, ठीक है। तो आप कहां ऐसा कोई प्रोडक्ट आप देखोगे आपके आजू बाजू जो आप यूज करते हो, ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं होगा जिसमें कार्बन नहीं होगा। ऑल ऑफ द प्रोडक्ट्स विल हैव कार्बन इन देम, ठीक है। सो ऑल प्रोडक्ट्स विल हैव कार्बन इन देम, ओके। So carbon is basically the Earth's crust, which is 0.02% carbon,
इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स, कार्बोनेट्स, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, कोल एंड पेट्रोलियम। इसमें भाई साहब ये सारे हैं, ठीक है। अर्थ क्रस्ट में 0.02% कार्बन है इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स, कार्बोनेट्स, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, कोल एंड पेट्रोलियम। एटमॉस्फेयर में आपका भाई साहब कितना है? 0.3% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जितनी भी तमाम चीजें हैं आपको कार्बन मिलेगा उसमें। तो अर्थ क्रस्ट है 0.02% कार्बन इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स। अभी ये मिनरल्स में कार्बोनेट्स होते हैं, जैसे आपका भाई साहब हो गया मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया, ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट हो गया, ठीक है। कोल होता है भाई साहब, इसमें कार्बन होता है, पेट्रोलियम ये भी कार्बन में होगा। सो आपका हार्डली आपके आजू बाजू जितनी भी चीजें आप यूज कर रहे हो, ऐसा हार्डली कोई होगा जिसमें कार्बन नहीं होगा, ठीक है। कार्बन इज इन ऑल फॉर्मेट्स। एटमॉस्फेयर में आपका 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी ज्यादा शहरी इलाकों में होती है, क्योंकि शहरी इलाकों में बर्निंग ऑफ फ्यूल ज्यादा होता है, ठीक है। ओके, कार्बन एज एन एलिमेंट इट इज व्हाट? इट्स अ नॉन मेटल। तो कार्बन अगर आप देखोगे एज एन एलिमेंट इट्स अ नॉन मेटल। जरा नोट करने की, पिक्चर देखने आते हैं भाई साहब, एटीट्यूड देखो इनका भाई साहब। नोटबुक्स टेबल पे नहीं रहती, मतलब पिक्चर देखने आए ना, पॉपकॉर्न मंगाने की देरी है बस। तो कार्बन बेसिकली इज अ नॉन मेटल, ठीक है। कार्बन इज अ नॉन मेटल मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कोल, ठीक है। कार्बन जो है आपके कोल का मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है। कोल इज व्हाट? कोल इज अ फॉर्म ऑफ फ्यूल, ठीक है। इससे हमको एनर्जी मिलती है जिससे हम वेरियस इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस को रन करते हैं, ठीक है। ओके, मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कोल। सिंबल आपका कार्बन का सी हो गया। एटॉमिक नंबर कितना है भाई साहब? 6। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा भाई साहब? 2 and 4, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया आपका 2 and 4। क्लियर है? ओके, सो ये हो गया भाई साहब आपका कार्बन 2 and 4। बैलेंसी हो गई भाई साहब इसकी 4। कार्बन, सो ये आ गया आपका कार्बन टू गेन स्टेबल स्टेट, ठीक है। टू गेन स्टेबल स्टेट। अभी स्टेबल स्टेट मतलब क्या होता है? एटम्स जो है तो या तो इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं या इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं टू अक्वायर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। टू गेन अ स्टेबल स्टेट, ठीक है, इट कैन ईदर गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स और इट कैन, बट इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इफ इट गेन्स, देखो आपको ऑक्टेट कंप्लीट करना है। कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 4। अगर ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, मतलब इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने चाहिए, ठीक है। बट इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर द न्यूक्लियस विद 6 प्रोटॉन्स टू होल्ड टू 10 इलेक्ट्रॉन्स। क्या ये समझ में आ रहा है? देखो न्यूक्लियस के अंदर कितने हैं? 6 प्रोटॉन्स हैं। अभी आप अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहे हैं तो कितने टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 2 और 4 तो पहले से थे, 6 और 4 10, ठीक है। तो 6 प्रोटॉन्स को 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करने में बहुत मुश्किल आएगी, वो भाई साहब चिटकेंगे, ठीक है। द 6 प्रोटॉन्स बेसिकली, but it would be very difficult for the nucleus with 6 protons to hold on to 10 electrons, that is 4 extra electrons, ठीक है, और lose 4 electrons। ये काफी ज्यादा difficult होगा, but it would basically require a large amount of energy to remove 4 electrons, leaving behind a carbon cation with 6 protons in its nucleus holding just 2 electrons, ठीक है। तो ये बहुत लंबा प्रोसेस चलेगा। दिस विल बी बेसिकली काफी एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाएगी, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स का गेन करना या 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना, दोनों ही बहुत ज्यादा हाई एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस होगा, और ये इसलिए नॉर्मली पॉसिबल नहीं है। तो देन हाउ विल कार्बन गेन अ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? तो द आंसर इज बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में दोनों भी इलेक्ट्रॉन्स, दोनों भी एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉन्स काउंट होंगे, ठीक है। तो बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, so कार्बन शेयर्स इट्स वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग कोवैलेंट बॉन्ड्स। जब भी शेयरिंग होती है, जब डोनेशन होता है, तो मतलब एक एलिमेंट ने इलेक्ट्रॉन दिया, दूसरे एलिमेंट ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, सो वन बिकम्स द डोनर एंड द अदर बिकम्स द एक्सेप्टर। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड में सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, इट बिकम्स अ डोनर। क्लोरीन एक्सेप्ट्स एन इलेक्ट्रॉन एंड इट बिकम्स एन एक्सेप्टर। ये किस तरह का बॉन्ड फॉर्मेशन होगा? आयनिक बॉन्ड।
लेकिन कार्बन ऐसा आयनिक बॉन्ड नहीं बनाएगा। वो किस तरीके का बॉन्ड बनाएगा भाई साहब? कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा, मतलब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी। ठीक है, यहां पर कार्बन जिसके साथ भी बॉन्ड बनाएगा, उनमें से कार्बन और दूसरे एटम में से ना ही कोई डोनर होगा ना ही कोई एक्सेप्टर होगा। इट विल बी बेसिकली अ कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, so carbon shares its valence electrons forming covalent bonds, formation of covalent compounds. Okay, carbon shares its valence electrons forming covalent bonds. Chemical bonds formed by sharing of electrons between two atoms is called covalent bonding. तो आपका देखो यहाँ पे covalent bonding कैसी होती है? ये दो atoms हैं, यहाँ पे भाई साहब covalent bonding हो गई. This is basically covalent bonding. Okay, is carbon the only element that forms covalent bonds? तो आंसर इज नो। ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स और भी हैं जो कार्बन के ग्रुप में बिलोंग करते हैं। लेट्स से सिलिकॉन, ये भी आपका क्या बनाएगा? कोवैलेंट बॉन्ड्स बनाएगा। ठीक है, ऑल नॉन मेटल्स फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड। जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वो कोवैलेंट बॉन्ड्स फॉर्म करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड्स, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। अभी देखो जैसे हाइड्रोजन में, ठीक है, ये हाइड्रोजन एटम है और यहाँ पे भाई साहब एक इलेक्ट्रॉन है। ये दूसरा वाला हाइड्रोजन एटम है, इसके पास भी भाई साहब एक ही इलेक्ट्रॉन है। अभी नेक्स्ट इनर्ट गैस कौन सा है भाई साहब? आपका हीलियम। और हीलियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2। तो हाइड्रोजन विल ट्राई टू अटेन द नेक्स्ट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, जितने भी आपके एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, ऑल एलिमेंट्स tend to acquire a stable tend to acquire nearest stable electronic configuration of an inert gas। ठीक है, तो ये हमेशा ट्राई होगा। अभी देखो जैसे हीलियम, हीलियम इज द ओनली inert gas which has 2 electrons। ठीक है, so elements which are close to helium, ठीक है, elements which are close to helium will try to, जैसे आपका भाई साहब लेट्स से लिथियम हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, so ये सब आपके एलिमेंट्स जो क्लोजर टू हीलियम है। ठीक है, so यहाँ पे हम बोल सकते हैं एलिमेंट्स which are closer to helium, which are closer to helium will try to acquire its इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये आपका ट्राई करेगा एक्वायर करने का। तो जैसे हाइड्रोजन आप देखोगे तो वो क्लोजर टू हीलियम है। इसको लिख लीजिए भाई साहब, फटाफट फटाफट, फटाक से, जल्दी जल्दी जल्दी, क्विक। डन डन डन, ओके।
तो अगर देखो हाइड्रोजन क्या करेगा भाई साहब, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है उसका, ठीक है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, और इसके पास ये वाला हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन, अभी इस एक इलेक्ट्रॉन को भगा नहीं सकता, इसको तो रखना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, दे विल कंबाइन, ठीक है, दे विल कंबाइन, और यहाँ पे शेयरिंग हो जाएगी, एक्चुअली में ये इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं। तो अभी हाइड्रोजन, इसीलिए हम हाइड्रोजन को H2 बोलते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन में द एटम्स डू नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, दे विल एग्जिस्ट इन कॉम्बिनेशन विथ ईच अदर। तो ये आपका हाइड्रोजन हो गया, दिस इज बेसिकली फॉर्मिंग अ कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। इसको अपन बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इससे हुआ क्या, अभी इस वाले हाइड्रोजन के लिए भी हम दो इलेक्ट्रॉन्स गिनेंगे, और इस वाले हाइड्रोजन के लिए भी हम दो इलेक्ट्रॉन्स गिनेंगे, लेकिन इन दोनों में से इन दोनों को हमेशा साथ रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि भाई साहब ये अपना इलेक्ट्रॉन्स लेके चल दिया दो इलेक्ट्रॉन्स, तो अगला नहीं रह सकता, ठीक है। सो बोथ हैव टू को एग्जिस्ट टूगेदर फॉर देयर शेयरिंग पेयर टू बी काउंटेड टूगेदर। तो ये वाले हाइड्रोजन का भी भाई साहब कितना इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये वाले हाइड्रोजन का भी भाई साहब कितना, 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है। सो ये हाइड्रोजन के भाई साहब दो दो इलेक्ट्रॉन्स हो गए, क्लियर, आर वी क्लियर ऑन दिस वन। तो इससे हम पता करते हैं, तो एलिमेंट्स विच आर क्लोजर will acquire an electronic configuration of 2 electrons। तो ये आपका कोवैलेंट बॉन्ड हो गया, ठीक है। ओके, लेट्स लुक एट दिस। तो यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भाई साहब कितना है, 1। जो एटॉमिक नंबर होता है उतना ही भाई साहब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो 1 प्रोटॉन है इसका, हाइड्रोजन का एक प्रोटॉन और हाइड्रोजन का एक प्रोटॉन, इन दोनों के भाई साहब एक एक इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन को किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, हीलियम का, क्योंकि हीलियम इज द नेक्स्ट इनर्ट गैस, और हीलियम का आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स है। So if hydrogen happens to combine here to become stable, one hydrogen atom shares one electron with the other hydrogen atom। तो ये भाई साहब शेयरिंग हो जाएगी, ठीक है। अगर शेयरिंग हो रही है भाई साहब, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, since total 2 electrons are shared, we can say that a chemical bond formed by sharing of one pair of electrons is called a single covalent bond। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है तो उसको अपन सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बोलेंगे। अगर दो एलिमेंट्स के बीच में एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है तो इसको अपन सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बोलेंगे। कैन वी मेक अ नोट ऑफ दिस प्लीज, फटाफट फटाफट, क्विक क्विक। ओके, सो यहां पे देखो ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, एटॉमिक नंबर इसका 1 है। ये हाइड्रोजन है, दूसरा वाला हाइड्रोजन एटम, इसका भी एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है। क्या ये अपने आप से दो बन सकता है, नहीं। क्या ये अपने आप से दो बन सकता है, नहीं। ना ही पॉसिबल है कि ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करे, और ना ही ये पॉसिबल है कि अपना इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करे। सो व्हाट विल हैपन इज दैट दे विल शेयर द इलेक्ट्रॉन्स। तो अभी इस वाले हाइड्रोजन एटम के पास भी हम 2 इलेक्ट्रॉन्स की काउंटिंग करेंगे, और इस वाले हाइड्रोजन एटम का भी हम 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ काउंटिंग करेंगे। सो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में अभी ये सिंगल डैश से हम रिप्रेजेंट करते हैं कोवैलेंट बॉन्ड बन गया, वेर इन द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ वन हाइड्रोजन एटम are getting shared with the electrons of the other hydrogen atom. Now, if we do the counting for this hydrogen atom, how many electrons are available? 2. इस हाइड्रोजन एटम के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं? 2. सो अभी हीलियम इनका नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक गैस है, जो इनर्ट गैस है, और जिसके 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हाइड्रोजन हैज एक्वायर्ड अ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसीलिए हम हाइड्रोजन को H नहीं लिखते हैं, हम H2 लिखते हैं। H2 मीन्स व्हाट, दो हाइड्रोजन एटम्स एक साथ कोएग्जिस्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों भी अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहे हैं टू एक्वायर स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी के लिए दोनों अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहे हैं। क्या ये समझ में आ रहा है? दैट्स हाउ कोवैलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म। तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं? एक एक दोनों से। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे? सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। एक सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड को हम एक सिंगल डैश से दिखाते हैं। A single covalent bond is actually represented by a single dash. Are we clear? Clear on this one, people? Okay. So a chemical bond formed by sharing of one pair of electrons is called as a single covalent bond. Are we clear? ठीक है, चलिए इसका नोट बना लीजिए भाई साहब फटाफट, क्विक। Electrons of atoms of same element are represented by same symbol, either dot or cross। ठीक है, तो हम यहाँ पे भाई साहब H और H, ठीक है, तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज बेसिकली अ सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग अ सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल, अभी देखो क्लोरीन के पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 7। तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? एक।
टू कंप्लीट एन ऑक्टेट, ठीक है। तो अभी आप अगर इसको बाहर कहीं से मिल रहा है, समझ ले सोडियम ने भाई साहब इसको दे दिया, तो सोडियम के साथ ये क्या कर लेगा, आयनिक बॉन्ड बना लेगा। लेकिन अगर बाहर इसके एनवायरमेंट में कहीं से भी इसको एक इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहा है, तो दो क्लोरीन भिकारी एटम्स आपस में मिल जाएंगे, ठीक है। व्हाट विल हैपन, ये क्लोरीन का भाई साहब देखो, अगर इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर देखेंगे हम, यहाँ पे इसके एटम में क्या क्या होगा बोलो, 7 प्रोटॉन्स, और यहाँ पे भाई साहब हो जाएगा कितना, 35 माइनस 17 कितना होता है भाई साहब, 18, 17 प्रोटॉन्स एंड 18 न्यूट्रॉन्स, ठीक है। भाई क्लोरीन का ये होता है ना Cl, क्लोरीन का एटॉमिक, हम अगर 35 लेते हैं, 35 17, तो यहाँ पे आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो गए, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज 17, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज 17 एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज 35 माइनस 17 दैट इज 18, ठीक है, क्लियर है। तो क्लोरीन में भाई साहब आपका क्या हो गया, 17 प्रोटॉन्स एंड 18 न्यूट्रॉन्स। अभी आपका भाई साहब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हो, यहाँ पे हो गए, ठीक है। यहाँ पे आपका कितना हो गया भाई साहब, 8 इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पे भाई साहब आपका कितना हो गया, 7 इलेक्ट्रॉन्स, 7 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है। 2 8 और 7, क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, 2 8 एंड 7 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अभी यहाँ पे इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, अगर बाहर कहीं से मिल जाता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं मिलता है तो क्या करेंगे, क्लोरीन का एक एटम और क्लोरीन का दूसरा एटम, तो क्लोरीन के एक एटम में भाई साहब 7 इलेक्ट्रॉन और दूसरे एटम में भी 7 इलेक्ट्रॉन, तो ये दोनों भाई साहब कंबाइन कर जाएंगे, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, इधर एक इलेक्ट्रॉन, अभी 1 2, ठीक है, बाकी कितने बचे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, कितने बचे, अरे एक इधर आया ना भाई साहब, कितने बचे और 6, मैं सिर्फ आउटर मोस्ट ऑर्बिट की बात कर रहा हूं, 2 और 8 का कोई मतलब नहीं है, कॉम्बिनेशन में, केमिकल कॉम्बिनेशन में इस 2 और 8 का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये इनर इलेक्ट्रॉन्स है, तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 और ये एक साथ, दूसरे क्लोरीन एटम का 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब गिनती कर लो भाई साहब, इस क्लोरीन एटम का कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको, 8, इस क्लोरीन एटम से कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको, 8। सो नाउ बोथ हैव अक्वायर्ड द नियरेस्ट इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन ऑफ नियॉन, मतलब देखो 8, देखो आपके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में या तो 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे या तो 8, 2 इलेक्ट्रॉन्स भी सबके नहीं होंगे, जो हीलियम के आजू बाजू के एलिमेंट्स हैं जैसे हाइड्रोजन लिथियम, इनके 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। सो इसमें भाई साहब ऑक्टेट इज समथिंग दैट ऑलमोस्ट ऑल एलिमेंट्स विल कंप्लीट, will try to complete. So chlorine will also try to complete its octet if it is getting an element around it in its surrounding which can donate one electron. Supposedly, if let's say sodium is there in its surroundings, so sodium will donate an electron. सोडियम डोनेट करेगा, जैसे ये Na+ बन जाएगा और इसका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हो जाएगा, ठीक है। क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन मुफ्त में मिल गया तो ये Cl- हो जाएगा, so it will form an ionic bond with sodium. But if in its environment no donor atom is present, then chlorine will in itself form a covalent bond. ये आपस में ही भाई साहब एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से कोवैलेंट बॉन्ड हो जाएगा। सो इसीलिए Cl और ये Cl, इसीलिए हम देखो क्लोरीन को Cl2 लिखते हैं। व्हाई? बिकॉज 2 atoms of chlorine are actually combining together to form a covalent bond, forming chlorine. Are we clear on this one people? क्या ये समझ में आ रहा है? कोवैलेंट बॉन्ड का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है क्या? कोवैलेंट बॉन्ड में क्या हो रहा है, 2 atoms of a similar element are combining to share the electrons and complete their octet, and this form of sharing the electrons for mutual benefit is known as covalent bonding. Are we clear to this one? ठीक है, तो आपका ये क्लोरीन हो गया एटॉमिक नंबर प्लस ये क्लोरीन हो गया 17 प्रोटॉन्स, तो आपका भाई साहब कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे 17 प्रोटॉन्स 18 न्यूट्रॉन्स इसके, 17 प्रोटॉन्स 18 न्यूट्रॉन्स इसके, और ये दोनों हो गया आपके इलेक्ट्रॉन्स। सो केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड अ सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। ये आप देख चुके हैं भाई साहब, ये भी आपका क्या हो जाएगा। तो हाइड्रोजन में किस तरह का कोवैलेंट बॉन्ड हुआ था, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। क्लोरीन में किस तरह का हो रहा है, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन और इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, तो दोनों की काउंटिंग करेंगे आप, दोनों की दोनों में काउंटिंग करेंगे। शेयर किया, दे नहीं दिया है, शेयर करना और दे देना अलग बात है। जैसे सोडियम ने दे दिया अपना तो उसका काउंटिंग ही नहीं होगा, ठीक है। क्लोरीन ने एक्सेप्ट कर लिया तो उसका सिर्फ काउंटिंग होगा। समझ में आ रहा है? ये यहां पे शेयरिंग हो रही है, मतलब दोनों भी एटम्स में ये काउंटिंग होगी, दोनों भी एटम्स में ये इलेक्ट्रॉन की काउंटिंग होगी। दैट्स बेसिकली कॉल्ड अ कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है।
So electrons of atoms of same element are represented by shape. एक क्लोरीन क्लोरीन हो गया. फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल. अभी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, लेट्स से 8 प्रोटॉन्स और 8 न्यूट्रॉन्स, एटॉमिक नंबर 8 प्रोटॉन्स और 8 न्यूट्रॉन्स, एटॉमिक नंबर. ठीक है. टू बिकम स्टेबल ऑक्सीजन एटम शेयर्स 2 इलेक्ट्रॉन्स विद अदर एटम. ठीक है. तो आपका भाई साहब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स. तो अभी देखो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1 2 3 4 5 6. तो कितने की कमी है? नेहा, कितने की कमी है? 2. टू फॉर्म एन ऑक्टेट इट नीड्स 2 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. ओके. सो यहाँ पे भाई साहब ऑक्सीजन ने क्या किया है? इसके कितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी है? 2. तो इससे 2 इलेक्ट्रॉन्स और इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्होंने कंबाइन किया टू फॉर्म ऑक्सीजन एटम. क्या है, समझ में आ रहा है ये? सो इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर रिप्रेजेंटेड बाय द सेम सिंबल. ओके. सो आपका भाई साहब हो गया, सिंस टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड वी से दैट a chemical bond is formed by sharing of 2 pairs of electrons and this is called a double covalent bond. इसको लिख लीजिए भाई साहब जल्दी फटाफट. डन. ओके. चलो, a chemical bond formed by sharing of 2 pairs of electrons is called a double covalent bond. ओके. सो फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन. अभी हम नाइट्रोजन में देखते हैं, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 7. तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने होंगे? 2 और 5. ध्यान दो, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर भाई साहब कितना है? 7. तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? 5. तो कितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी है? 3. 2 कैसे? 3 की कमी है. ठीक है. सो इसका मतलब एक नाइट्रोजन एटम अपना 3 इलेक्ट्रॉन देगा, दूसरा नाइट्रोजन एटम अपना 3 इलेक्ट्रॉन देगा, और इन दोनों में किस तरीके का बॉन्डिंग हो जाएगा भाई साहब? नाइट्रोजन और नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन्स देंगे. तो यहाँ पे आपका हो गया भाई साहब टू बिकम. तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? टू बिकम स्टेबल वन नाइट्रोजन एटम शेयर्स 3 इलेक्ट्रॉन्स विथ अनदर नाइट्रोजन एटम. ठीक है. तो यहाँ पे आपके 3 इलेक्ट्रॉन्स एक नाइट्रोजन एटम के और 3 इलेक्ट्रॉन्स दूसरे नाइट्रोजन एटम के. ठीक है. वन नाइट्रोजन एक्चुअली शेयर्स 3 इलेक्ट्रॉन्स विद द अदर नाइट्रोजन एटम. तो एन और एन भाई साहब आपका क्या हो गया? ट्रिपल बॉन्ड हो गया ये. ठीक है. सिंस total 6 electrons, that is 3 pairs of electrons are shared, we say that this is basically a triple covalent bond. A chemical bond formed by sharing of 3 pairs of electrons is known as a triple covalent bond. इसको लिख लीजिए भाई साहब फटाफट फटाफट. तो आप देख रहे हैं सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, डबल कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म हो रहा है और ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म हो रहा है. ठीक है.
So a chemical bond formed by sharing of three pairs of electrons is known as a triple covalent bond. Are we clear on this one? Formation of water molecule. अभी हम देखते हैं formation of water molecule. Atomic number हाइड्रोजन का भाई साहब कितना है 1. Thus valency of hydrogen is 1. ठीक है. Atomic number of oxygen कितना है भाई साहब 8. तो ये हो गया 2 और 6. Thus valency of oxygen is 2. ठीक है. So how many electrons will they share? तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे भाई साहब शेयरिंग में? तो आपका भाई साहब H O और H हो गया हाइड्रोजन एटम. अभी देखो ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? ऑक्सीजन के देखो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है 2 और 4. ठीक है, सॉरी 2 और 6, आई एम सो सॉरी. और हाइड्रोजन का है भाई साहब 1. तो हाइड्रोजन को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए फॉर स्टेबिलिटी 1. इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे. और ऑक्सीजन को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए फॉर स्टेबिलिटी 2. ओके, सो अभी ऑक्सीजन को अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए तो एक हाइड्रोजन एटम और दूसरा हाइड्रोजन एटम, ये एक इलेक्ट्रॉन इसको साथ शेयर कर रहा है, ये एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर रहा है. तो अभी हाइड्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन्स गिनोगे आप 2. इस वाले हाइड्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन्स गिनोगे आप 2. और ऑक्सीजन भी अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, तो यहां पे ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन्स गिनोगे आप 8. सो हाइड्रोजन हैज अक्वायर्ड द नियरेस्ट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हीलियम एंड ऑक्सीजन हैज आल्सो कंप्लीटेड इट्स ऑक्टेट. हेंस दे आर स्टेबल नाउ एज H2O मॉलिक्यूल. इसीलिए अपन वाटर को H2O लिखते हैं. ठीक है, दैट्स द रीजन वाटर इज रिप्रेजेंटेड एज H2O. ठीक है, तो यहां पे किस टाइप का बॉन्ड हो रहा है भाई साहब? तो दिस इज बेसिकली देखो ये हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीजन है भाई साहब. यहां पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन के कितने गिनोगे आप 1 2 3 4 5 6 7 8 और हाइड्रोजन के 2. ठीक है, atomic number of hydrogen is 1, thus valency of hydrogen is 1. atomic number of carbon is 6, that is 2 4, thus valency of carbon is 4. ठीक है, तो अगर समझ लो आपका कार्बन है, कार्बन के कितने हैं भाई साहब 4, ये 1 1 1 और ये 1. ठीक है, हाइड्रोजन अभी देखो हाइड्रोजन को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? एक हाइड्रोजन एटम को एक ही और इलेक्ट्रॉन चाहिए. तो और कार्बन को कितना चाहिए 4. ठीक है, सो नाउ कार्बन और इसका एक डबल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड हो जाएगा. यहां पे इसका एक, तो हम हाइड्रोजन का कितना गिनेंगे 2, इस हाइड्रोजन का 2, इस हाइड्रोजन का 2 और इस हाइड्रोजन का 2. सबसे एक एक इलेक्ट्रॉन आया हुआ है. तो कार्बन के पास अभी कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए कोवैलेंट बॉन्डिंग में 8. ठीक है, तो कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट और हाइड्रोजन का भाई साहब 2 इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट. ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? तो ये हो गया आपका H एटम. अगर हम इसको कंबाइन कराते हैं, अभी आप गिन लो भाई साहब कार्बन के पिंक वाले हैं, तो आपके 4 इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के और बाकी के हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स, तो कार्बन के गिनो कितने हो गए 8 और हाइड्रोजन के 2 ईच. ठीक है, सो दैट्स हाउ द सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन इज फॉर्म्ड. तो एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 8, thus द वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इज 2. क्यों वैलेंसी बोल रहे हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा 2 and 6. मतलब इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स का रिक्वायरमेंट है टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट 2. द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट यू रिक्वायर टू कंप्लीट योर ऑक्टेट इज नोन एज योर वैलेंसी. इधर यू हैव टू गिव इट और यू हैव टू एक्सेप्ट इट. ठीक है, इधर आप दे रहे हैं या तो एक्सेप्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स को. तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप दे रहे हैं या एक्सेप्ट कर रहे हैं, दैट बिकम्स योर वैलेंसी. ठीक है, एज एन एलिमेंट. तो एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 2 4, दस वैलेंसी ऑफ कार्बन कितना हो जाएगा भाई साहब आपका 4. क्लियर है, वैलेंसी ऑफ कार्बन हो गया भाई साहब आपका 4. अभी जैसे देखो आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड देखो ऐसे बन गया. ठीक है, अगेन लुक एट दिस. आपके ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं भाई साहब 1 2 3 4 5 6. इसके कितने हैं भाई साहब 6. इसके कितने हैं भाई साहब 4. ठीक है, तो अभी ऑक्सीजन का कितना रिक्वायरमेंट है 2 का और कार्बन का 4 का. तो अभी अगर ऑक्सीजन के साथ इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए और कार्बन के, तो कार्बन के कितने हो जाएंगे 8. देख लो भाई साहब, अभी ये शेयर हो गया. देखो, तो अभी आप गिन लो इस ऑक्सीजन का कितने इलेक्ट्रॉन्स, आउटर मोस्ट ये वाले मत गिनो. ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टेट कंप्लीट. ये वाले ऑक्सीजन का 1 2 3 4 5 6 7 8. ठीक है, ये वाले कार्बन का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उल्टा ज्यादा हो गया. ठीक है, CO2 हो गया ये. ठीक है, तो चलेगा, ज्यादा होना चलेगा. तो 1 2 3 4 5 सॉरी आपका 8 ही ऑक्टेट, देखो 8 हो गया ऑक्टेट में. ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? सो यही हो गया आपका कार्बन डाइऑक्साइड. हम जो CO2 बोलते हैं, दैट्स हाउ द स्ट्रक्चर ऑफ CO2 विल बी. क्लियर है भाई साहब? यहाँ पे सब के सब में तो कार्बन और ऑक्सीजन में किस तरह की बॉन्डिंग हो रही है, कोवैलेंट बॉन्डिंग. यहां पे बताओ किस टाइप का कोवैलेंट बॉन्डिंग है, किस टाइप का? हाँ, डबल कोवैलेंट बॉन्ड है, क्योंकि आपके दोनों में से आपका ऐसा होगा. देखो सी, ये डबल कोवैलेंट बॉन्डिंग, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसका, 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 एक इलेक्ट्रॉन इसका. दैट्स हाउ डबल कोवैलेंट बॉन्डिंग इज. ठीक है,
H2O, तो यहाँ पे भाई साहब H2O ये होता है, इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन। दैट इज हाउ सिंगल कोवैलेंट बॉन्डिंग है H2O में, इसके पहले जो हमने देखा। ठीक है, अभी देखा आपने मीथेन में आपका देखो इस तरीके का बॉन्डिंग हो रहा है, तो आपका सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है, सबके सब सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है। ठीक है, तो ओके, सो पहले हम देखेंगे भाई साहब प्रॉपर्टीज ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड्स। अरे बाप रे, अकरेंस ऑफ कार्बन। तो अकरेंस ऑफ कार्बन भाई साहब क्या है आपका, एक तो होता है फ्री स्टेट और दूसरा है आपका कंबाइंड स्टेट में होता है। तो पहला आप देख लो भाई साहब, फ्री स्टेट में कार्बन कहां पे एग्जिस्ट करता है, डायमंड में, ग्रेफाइट में, बकमिंस्टर फ्यूलरिन में। सो दीज आर बेसिकली फ्री स्टेट्स ऑफ कार्बन। ठीक है, कार्बन एग्जिस्ट एज अ फ्री स्टेट इन डायमंड, ग्राफाइट एंड बकमिंस्टर फ्यूलरिन। ये रिसेंटली डिस्कवर हुआ है। ये दोनों भाई साहब आपके क्रिस्टलाइन फॉर्म्स हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट्स, फॉसिल फ्यूल्स, इन सब में एक्सिस्ट करता है। एलोट्रोप्स क्या होते हैं, व्हाट आर एलोट्रोप्स? ठीक है, द वेरियस फिजिकल फॉर्म्स इन विच एन एलिमेंट कैन एग्जिस्ट आर नोन एज द एलोट्रोप्स ऑफ द एलिमेंट। सो ये सब आपके अलग अलग फिजिकल फॉर्म्स हैं जिसमें एक एलिमेंट की एग्जिस्टेंस पॉसिबल है। सो कार्बन कैन एग्जिस्ट एज ग्राफाइट, कार्बन कैन एग्जिस्ट एज डायमंड, एंड कार्बन कैन ऑल्सो एग्जिस्ट एज कोल। ठीक है, तो ये लेयरिक अरेंजमेंट है अंदर ही अंदर, बकमिंस्टर फ्यूलरिन बेसिकली डायमंड। तो डायमंड और ग्राफाइट में क्या क्या आपके भाई साहब सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस हैं। कलरलेस ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस हैविंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस। ठीक है, ब्रिलियंस क्यों, ये चमक रहा है भाई साहब, कलरलेस है, कांच की तरह होता है। ग्राफाइट आपका क्या है भाई साहब, ग्रेइश ब्लैक ओपेक सब्सटेंस है। आपके ये जितने भी ये शटर वाले करते हैं वो ग्रीस जब लगाते हैं, दैट इज बेसिकली ग्राफाइट। ठीक है, कभी कभी जब नया नया शटरिंग का जब ग्रीस लगा होता है तो उसके पास से नहीं जाना रहता है, क्योंकि अगर पास से जाएंगे तो काला लग गया तो निकलेगा ही नहीं कपड़े से। ठीक है, वो बेसिकली बेसिकली ग्रीस है, दैट इज यूज्ड एज अ लुब्रिकेंट। ठीक है, वो ग्रीस, और ये ग्रीस ही बेसिकली आपका एक टाइप का कार्बन है, ग्राफाइट फॉर्म ऑफ कार्बन है। ठीक है, आप जो पेंसिल्स यूज करते हैं उसमें जो लेड होता है वो बेसिकली ग्राफाइट से, लेड जो होता है वो आपका वैसा ग्राफाइट से बना होता है। ईच कार्बन लिंक टू 4 अदर नेबरिंग कार्बन एटम्स, ईच कार्बन लिंक टू 3 अदर नेबरिंग कार्बन एटम्स। तो आपके डायमंड में भाई साहब 4 कार्बन एटम से सराउंडेड है और ग्राफाइट में 3 कार्बन। तो अभी अगर आप देखोगे, आपने ग्रीस देखा है कभी, ग्राफाइट देखा है, बहुत सॉफ्ट सा चीज है। पेंसिल का जो निब है वो आप तोड़ सकते हो कि नहीं, हाथ से ही तोड़ सकते हो, बहुत सॉफ्ट होता है। तो इतना सॉफ्ट कैसे है, क्योंकि ये एक दूसरे के ऊपर ऐसे लेयरिक अरेंजमेंट है, देखो ऐसा लेयर्स है, तो ये आराम से मूव कर सकती है। दिस इज हाउ द कार्बन एटम्स आर अरेंज्ड इन लेयर्स, सो देयर इज अ लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेस इनसाइड। ये आपका काफी सारा एम्प्टी स्पेस है। लेकिन डायमंड में सब क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, एक दूसरे से भाई साहब ऐसे ठोस तरीके से जुड़े हुए हैं। तो ये एक लेयर हो गया ग्राफाइट का, ये दूसरा लेयर हो गया, ये तीसरा लेयर हो गया, ये चौथा लेयर हो गया। सो इन लेयर्स के अंदर अंदर काफी सारा एम्प्टी स्पेस है, बिकॉज ऑफ विच दे आर एबल टू मूव एंड बिकॉज ऑफ विच ग्राफाइट एक्ट्स एज अ लुब्रिकेंट। ठीक है, ओके, इट हैज रिजिड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, इट हैज अ शीट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्मिंग हेक्सागोनल एरे। ठीक है, does not conduct electricity because no free electrons present। ये भाई साहब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक्सट्रीमली हार्ड एंड हेवी, सॉफ्ट एंड लाइट एज कंपेयर टू डायमंड, ये सॉफ्ट एंड लाइट होता है एज कंपेयर टू डायमंड। यूजेस, डायमंड इज यूज एज अ प्रेशियस स्टोन इन ज्वेलरी, ब्लैक डायमंड्स आर यूज्ड फॉर कटिंग ग्लास। ठीक है, इनको हम ग्लास कटिंग के लिए, जो आपको लोग देखते हैं जो लोग ग्लास कटिंग करते हैं वहां पे इस टाइप का डायमंड यूज होता है। ठीक है, फॉर कटिंग ग्लास। ग्राफाइट इज यूज्ड इन मेकिंग इलेक्ट्रोड्स, लुब्रिकेंट्स एंड लेड पेंसिल्स, जिससे आप लिखते हैं भाई साहब। ठीक है, इलेक्ट्रिक कंडक्टर, ग्राफाइट इलेक्ट्रिक कंडक्टर क्यों है, क्योंकि इसके लेयरिक अरेंजमेंट में काफी सारा एम्प्टी स्पेस है, और जिस एम्प्टी स्पेस में इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली ट्रेवल कर सकते हैं। सो सिंस देयर इज अ लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेस विद इन द लेयरिक अरेंजमेंट्स ऑफ ग्राफाइट, देयर इज a lot of motion of electrons that could happen, and since a lot of motion of electrons can happen, it will actually behave as a conductor। क्या ये समझ में आ रहा है? Are we clear on this one?
तो ग्राफाइट में भाई साहब क्या होता है, लेयरिक अरेंजमेंट्स होती है, और इन लेयरिक अरेंजमेंट्स के चलते ऐसे ग्राफाइट के जो लेयरिक अरेंजमेंट्स है, ग्राफाइट ऐसे अरेंज होता है, तो इनके बीच में काफी सारा एम्प्टी स्पेस होता है, इनके बीच में इलेक्ट्रॉन्स भी मूव कर सकते हैं, इसीलिए ग्राफाइट इन स्पाइट ऑफ बीइंग मेड ऑफ अ नॉन मेटल कॉल्ड कार्बन, इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इसीलिए आपके बैटरी वगैरह में ग्राफाइट यूज होता है। ठीक है, सो ग्राफाइट इज यूज्ड इन मेकिंग इलेक्ट्रोड्स, लुब्रिकेंट्स एंड लेड पेंसिल्स। लुब्रिकेंट से मतलब आपके जो जैसे मशीन पार्ट्स में एज अ लुब्रिकेंट ग्राफाइट यूज होता है, विच बेसिकली आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ग्राफाइट इट स्मूथन्स द मूवमेंट ऑफ द मशीन पार्ट्स। ठीक है, आप जब कोई भी मशीन को जैसे बाइक वगैरह भी देते हैं अगर आप सर्विसिंग के लिए, तो अक्सर ग्राफाइट ग्रीस लगाया जाता है उसमें। ठीक है, साइकिल वगैरह में भी ग्रीस लगाया जाता है, इट्स नथिंग बट ग्राफाइट। ठीक है, इट स्मूथन्स द मूवमेंट, so it is used in making electrodes, it is a good conductor of electricity। okay, तो आपके जो लेड पेंसिल्स हैं इनसे बनते हैं। फ्लूरिन, दिस इज बेसिकली एलोट्रोप ऑफ कार्बन, इस पे अभी भी स्टडीज जारी हैं क्योंकि ये ज्यादा दिन नहीं हुआ डिस्कवर होकर। इट्स एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन, इट इज C60 arranged in the shape of a football, it looks like the geodesic dome designed by US architect Buckminster Fuller। तो इसी को हम इसीलिए फ्लूरिन बोलते हैं। ठीक है, ओके, वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन, कार्बन फॉर्म्स कोवैलेंट बॉन्ड्स, कार्बन भाई साहब कभी भी आयनिक बॉन्ड फॉर्म नहीं करेगा, इट इज नीदर गोइंग टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स नॉर गोइंग टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, इट्स ऑलवेज गोइंग टू शेयर इलेक्ट्रॉन्स। सो हमेशा कार्बन का भाई साहब क्या होगा, कोवैलेंट बॉन्ड्स फॉर्म होगा। वर्सटाइल नेचर, द नेचर ऑफ दीज कोवैलेंट बॉन्ड्स enables कार्बन टू फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स, इसीलिए कार्बन की बहुत सारी लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स होती हैं। ठीक है, okay, let's look at this, the number of compounds recently estimated to be about 3 million, सिर्फ कार्बन के कंपाउंड्स अप्रोक्सीमेटली 3 मिलियन है, that so many compounds that carbon itself can form। इसीलिए हम केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अलग से ही पढ़ते हैं जहां पे कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड्स फॉर्म हो सकते हैं। ठीक है, 3 मिलियन कंपाउंड्स, व्हाट कुड बी द रीजन फॉर दिस, तो दो रीजंस हैं, टू फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, वन इज कैटनेशन एंड द अदर वन इज टेट्रावैलेंसी। इन दोनों को लिख लीजिए भाई साहब, वन इज कैटनेशन एंड द अदर वन इज टेट्रावैलेंसी। फटाफट फटाफट, क्विक क्विक। So these are the two reasons why we have so many compounds of carbon forming, catenation and tetravalency। Catenation, the property of self combination of atoms to form large molecules is catenation। तो ये आपका प्रॉपर्टी है सेल्फ कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये आपका भाई साहब कैटेनेशन प्रॉपर्टी है। ठीक है, सो ये आपका ब्रांच चेन हो गया। आप देखोगे भाई साहब कैटेनेशन मतलब क्या है, कार्बन ही खुद कार्बन के साथ एक बार नहीं हजारों बार कंबाइन कर सकता है। अगेन अंडरस्टैंड दिस, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ एक ही बार कंबाइन कर सकता है जिसकी वजह से O2 बन रहा है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ एक ही बार कंबाइन कर रहा है जिसकी वजह से H2 बन रहा है, क्लोरीन क्लोरीन के साथ एक ही बार कंबाइन कर रहा है जिसकी वजह से Cl2 बन रहा है, लेकिन कार्बन जो है कार्बन के साथ बहुत बार कंबाइन कर सकता है। ठीक है, और इसीलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, कैटेनेशन। ऐसे स्टेट चेंज में भी, ब्रांच चेन में भी तमाम तरीके से वो कंबाइन कर सकता है। ठीक है, सो इस प्रॉपर्टी को, द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स, द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स टू फॉर्म लार्ज मॉलिक्यूल्स इज नोन एज कैटेनेशन। क्या ये समझ में आ रहा है? The property of self combination of atoms to form large molecules is called catenation। इसको लिख लीजिए भाई साहब, ये सिर्फ कार्बन शो करता है, दिस इज ओनली शोन प्राइमरली बाय कार्बन। डन डन डन, हाँ, पाव किलो के तो इंसान हो, 50 किलो का तुम्हारा स्ट्रेचिंग चल रहा है भाई साहब यहाँ। ओके, आर वी डन भाई साहब? ये आपका कैटेनेशन। देखो कार्बन में आपको एक चीज ध्यान रखना है, जब भी ये बनाएगा ना
कोवैलेंट बॉन्ड्स इसके आजू बाजू चार रहेंगे क्योंकि इसका वैलेंसी कितना है 4, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा। ठीक है, तो ये आपका दिख रहा है, देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये बेंजीन मॉलिक्यूल है, देखो क्लोज चेन बन गया ये, दिस इज बेसिकली क्लोज चेन। ठीक है, सो तमाम तरीके के कंपाउंड बनाएगा। कार्बन एटम्स में बी लिंक्ड बाय सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स। अभी दो कार्बन एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड हो सकता है, ठीक है, आगे भाई साहब रहेगा, दो कार्बन एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड हो सकता है और दो कार्बन एटम्स के बीच में ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, मतलब एंडलेस पॉसिबिलिटीज है, इसीलिए इतना ज्यादा कार्बन कंपाउंड बना रहा है। ठीक है, कैटनेशन मतलब अपने ही आप में ये लंबा सा चेन बना सकता है, ब्रांच चेन बना सकता है, क्लोज चेन बना सकता है। ठीक है, इस चीज को समझिए, देखिए जैसे कार्बन है, इसका भाई साहब ब्रांच चेन ऐसा बनता जा रहा है, ब्रांच चेन, अपना सॉरी अपना लॉन्ग चेन बन रहा है। अगर ब्रांच चेन चाहिए तो ऐसा भी बन सकता है, देखो अभी यहाँ पे और कार्बन ऐसा बन सकता है। ठीक है, ऐसा ब्रांच चेन बना सकता है, क्लोज चेन बना सकता है, तो ये आपका देखो क्लोज चेन बन गया ये, दीज आर बेसिकली क्लोज चेन। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, सो ऑल दीज आर बेसिकली डिफरेंट फॉर्मेट्स ऑफ कॉम्बो, ये आपका स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन, क्लोज चेन। और हाँ, ये जरूर होगा कि यहाँ पे 4 होंगे, देखो 4 अलग अलग एलिमेंट्स होंगे यहाँ पे, तो ये भी भाई साहब आपका कार्बन हो गया। ठीक है, ये भी भाई साहब आपका कार्बन हो गया, ये आपका कार्बन हो गया। ठीक है, वो जो मैंने दिखाए हुए हैं आपके डैश, वहां पे कोई और एलिमेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, एच हो सकता है, हो सकता है व्हाटएवर, तो ये आपके ओके, समझ में आ रहा है भाई साहब ये? सो दिस विल बी बेसिकली स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन, और ये हो गया आपका क्लोज चेन, और ऐसे तमाम चेन्स बनते जाएंगे। ठीक है, ओके, और क्या है भाई साहब, कार्बन और कार्बन में भाई साहब सिंगल बॉन्ड, कार्बन और कार्बन में भाई साहब डबल बॉन्ड, कार्बन और कार्बन में भाई साहब ट्रिपल बॉन्ड, ये भी है। तो इन सब तमाम चीजों के चलते आपके कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड्स बन जाते हैं। तो one property of carbon is catenation, wherein it can basically form a huge chain along with numerous atoms के साथ ये combine कर सकता है अपने ही। ठीक है, numerous species के साथ ये combine कर सकता है। तो the property of cell combination of atoms to form large molecules, carbon atoms may be linked by single, क्योंकि ये single bond है देखो। ठीक है, डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। हमेशा याद रखो, कार्बन के आजू बाजू आपको 4 डैशेस होने चाहिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 और ये 1 4। ये हर एक डैश बेसिकली क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड का इंडिकेशन है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ से, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे की तरफ से, तो दूसरा कार्बन भी हो सकता है या दूसरा एलिमेंट भी हो सकता है। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ओके, तो एलिमेंट्स दैट शो कैटेनेशन, कौन कौन से एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कैटेनेशन शो करते हैं? सो वी हैव बेसिकली गॉट कार्बन, ठीक है, सिलिकॉन भी दिखाता है कैटेनेशन, कार्बन, सल्फर सॉरी सिलिकॉन, फास्फोरस, तो ये सारे आपके एलिमेंट्स हैं विच शो कैटेनेशन। लेकिन इतना ज्यादा कंपाउंड्स कोई नहीं बना पाता है, इनको जरा लिखेंगे, एलिमेंट्स विच शो कैटेनेशन अलोंग विथ कार्बन आर कार्बन, सल्फर, सिलिकॉन एंड फास्फोरस। Carbon, sulfur, silicon and phosphorus. These are elements that along with carbon show catenation. Show the property of catenation. ठीक है? Tetravalency. Since carbon has valency of 4, carbon की valency कितनी है भाई साहब? 4. ठीक है? It is capable of bonding with 4 other atoms of carbon or atoms of the other monovalent element. ठीक है?
तो आपके भाई साहब क्या आ जाएंगे, ये आपका कार्बन हो गया, ये क्लोरीन हो गया, ठीक है। तो ये आपके 4 अदर एटम्स के साथ कंबाइन कर सकता है। कार्बन की टेट्रा वैलेंसी भाई साहब, इसको लीजिए भाई साहब, फटाफट फटाक से लिखिए जल्दी से। So carbon has a valency of 4. It is capable of bonding with 4 other atoms of carbon or atoms of other monovalent elements. At the beginning of the 19th century, compounds obtained directly or indirectly from plants, animals. Compounds were obtained from minerals. तो आपका भाई साहब इसीलिए जो प्लांट्स और एनिमल से कंपाउंड्स हमको मिलते थे उनको हम बोलते थे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। कंपाउंड्स ऑब्टेन फ्रॉम मिनरल्स को हम बोलते थे इनऑर्गेनिक, ठीक है। लेकिन ये जो थियरी थी उस वो आज मैटर नहीं करती है, फिर भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। For organic compounds, it was postulated by vital force was necessary for their synthesis. तो ये जो थियरी है, जैसे आपका देखो यहाँ पे एक वाइटल फोर्स थियरी आती है। नाउ व्हाट इज वाइटल फोर्स थियरी? हालांकि ये आपके कोर्स में नहीं है, फिर भी आपको बता देता हूँ। पहले के साइंटिस्ट देख रहे थे कि हमारे अंदर सारे एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर कुछ ऐसी रहस्यमयी शक्ति है जिसके वजह से वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना सकते हैं, जिसके वजह से वो कार्बन और उसके कंपाउंड्स बना सकते हैं, कार्बन एंड कंपाउंड्स बना सकते हैं। तो इस रहस्यमयी शक्ति को उन्होंने नाम दिया वाइटल फोर्स थियरी। सो देयर इज सम मिस्टीरियस फोर्स विद इन अस बिकॉज ऑफ विच ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन ओनली बी प्रिपेयर्ड और रादर बी मेड बाय लिविंग एंटिटीज, दैट इज प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। ये वाइटल फोर्स थियरी क्या बोलता है कि भाई साहब जितने भी आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, organic compounds they could only be made by living things, ये living things ही बना सकते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन बना सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग्स, ठीक है, समझ में आ रहा है। लेकिन एक जर्मन साइंटिस्ट थे कोलर, उन्होंने क्या किया भाई साहब, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने यूरिया को बेसिकली, ये यूरिया है बेसिकली NH2CuNO2 NH2, ये यूरिया जो एक कार्बन कंपाउंड है इन्होंने लैब में बना लिया, ठीक है। he was able to manufacture urea in the lab. तो यूरिया which is basically what an organic compound, यूरिया मतलब हमारा वेस्ट, ठीक है। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो ये किससे आना चाहिए? लिविंग एंटिटी से आना चाहिए। लेकिन इन्होंने इसको लैब में बना लिया विदाउट टेकिंग एनी लिविंग एंटिटी, बाय जस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ही वाज एबल टू मैन्युफैक्चर यूरिया। तो जब ये हुआ इट वाज अ ब्लो और रादर इट वाज बेसिकली आपका जो वाइटल फोर्स थियरी है वो कैंसिल हो गया। The vital force theory got cancelled. So what does the vital force theory state? The vital force theory states that all organic compounds are formed due to some mysterious force within living entities, okay, which is making them. But when Kohler was able to manufacture urea in the lab, it actually cancelled the vital force theory. इसका मतलब organic compounds को हम lab में भी बना सकते हैं. We do not need living organisms to make or manufacture organic compounds. क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है? That's how the vital force theory was cancelled. Otherwise बहुत दिनों तक ये vital force theory चला। Organisms से जो compounds बनते हैं उनको हम organic compounds बोलते हैं। इसीलिए plants और animals से जो compounds बनते हैं उनको हम पहले organic compounds बोलते थे, ठीक है। So compounds obtained from minerals they are known as inorganic compounds. For organic compounds it was postulated that the vital force was necessary for their synthesis. एक vital force की जरूरत थी for their synthesis. जर्मन साइंटिस्ट वोलर थे, इन्होंने भाई साहब क्या किया, he was able to manufacture urea. In 1828 he made urea from ammonium cyanate. अमोनियम साइनेट जो है बेसिकली एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है और इनसे इन्होंने यूरिया बना लिया लैब में, ठीक है। एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड और ये भाई साहब आपका क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो अमोनियम साइनेट एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड था, इससे इन्होंने यूरिया बना लिया विच इज बेसिकली एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। इससे पहले वाइटल फोर्स थियरी चल रही थी भाई साहब आपकी, ठीक है, ओके। So organic compounds refers to all compounds containing carbon and hydrogen
which are obtained from living system and nowadays which can also be synthesized in the lab. इसको लिख लीजिए, ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मतलब वो सारे कंपाउंड्स है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन नेसेसरी होता है। पहले तो इसको हम लिविंग एंटिटीज से ही ला सकते थे, लेकिन अभी हम इसको लैब में भी बना सकते हैं। वी कैन बेसिकली प्रिपेयर देम इन द लैब एज वेल। So organic compounds refers to all compounds containing carbon and hydrogen from living system and nowadays which can also be synthesized in the lab. तो आज की तारीख में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इसलिए नाम पड़ा है, देखो ऑर्गेनिक मतलब जो ऑर्गेनिज्म से आए उन कंपाउंड्स को हम ऑर्गेनिक बोलेंगे, ठीक है। लेकिन आज की तारीख में आप ऑर्गेनिज्म से ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं बनाते हैं, आप किसी भी चीज से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना सकते हैं, लैब में भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना सकते हैं, ठीक है। ओके, तो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, हाइड्रोकार्बन्स, हेलोएल्कीन्स, अल्कोहल, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, विनेगर, ये आपके भाई साहब टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। इसको लिख लीजिए भाई साहब, विनेगर नहीं बोलेंगे हम, इसको एसिड्स बोलेंगे। तो दीज आर बेसिकली एसिड्स, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड बोलेंगे हम इनको, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है। फिर आपके एस्टर्स हैं, ठीक है। फिर आपके ईथर्स हैं, तो ये आपके कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। हाइड्रोकार्बन्स, हेलोएल्कीन्स, ठीक है। फिर आपके भाई साहब अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड्स, एस्टर्स एंड ईथर्स। तो एक भी नहीं लिखता है ना। ओके, तो अपन आते हैं हाइड्रोकार्बन में, कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो ये ऐसे कंपाउंड्स है जो कार्बन और हाइड्रोजन को कंटेन करेंगे। सो दिस विल बी बेसिकली कार्बन, कार्बन और हाइड्रोजन। कंपाउंड्स कंटेनिंग, ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेन हाइड्रोजन along with carbon, ठीक है। दे आर द फंडामेंटल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑल्सो नोन एज पेरेंट कंपाउंड्स। दीज कंपाउंड्स आर नोन एज हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। इन्हीं को अपन क्या बोलेंगे भाई साहब, हाइड्रोकार्बन्स। इनको भाई साहब फटाफट लिख लीजिए, दीज आर द पेरेंट कंपाउंड्स। ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन होगा, ठीक है। ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेन हाइड्रोजन अलोंग विद कार्बन, इसमें हाइड्रोजन अलोंग विद कार्बन होगा। दे आर द फंडामेंटल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये आपके फंडामेंटल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ऑल्सो नोन एज पेरेंट कंपाउंड्स। दीज कंपाउंड्स आर नोन एज हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, डन डन डन। तो आपके हाइड्रोकार्बन्स भाई साहब क्या क्या हो जाएंगे, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स, क्लोज चेन। तो आपके सैचुरेटेड एक हो गया भाई साहब, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन्स में देखिए दो तरीके के हैं, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स, क्लोज चेन और रिंग, दैट इज साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। चलिए फटाफट फटाफट फटाफट, क्विक क्विक, जल्दी जल्दी।
ओपन चेन हाइड्रोकार्बन, क्लोज चेन। ओपन चेन में आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इन विच द कार्बन एटम्स आर लिंक्ड टू ईच अदर ओनली बाय सिंगल बॉन्ड इज कॉल्ड एज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसको अपन बोलेंगे भाई साहब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। A hydrocarbon in which the carbon atoms are linked to each other only by a single bond are known as saturated hydrocarbons। ठीक है, जैसे आपका एल्केन हो गया, यहाँ पे आपका सिंगल बॉन्ड है। अनसैचुरेटेड, भाई ये सब आपको लिखना पड़ेगा। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इसको लिख लीजिए जरा फटाफट। अगर कार्बन एटम्स के दरमियान सिर्फ सिंगल बॉन्ड है तो उसको अपन बोलेंगे सैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब समझिए, देखो जैसे आपका देखो यहाँ पे कार्बन और कार्बन का डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड को मैं सिंगल बॉन्ड बना सकता हूं, लेकिन एक और बॉन्ड यहां पे रेस करना पड़ेगा आपको, है ना। जब आपका सिंगल बॉन्ड है तब आप उसको सिंगल का हाफ सिंगल बॉन्ड नहीं बना सकते, डबल बॉन्ड का आप सिंगल बॉन्ड बना सकते हो, ट्रिपल बॉन्ड का डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड बना सकते हो, मतलब वो सैचुरेटेड नहीं है। सैचुरेटेड मतलब कोई पॉसिबिलिटी आगे ना हो, ठीक है। सो हाइड्रोकार्बन इन विच द कार्बन एटम्स आर लिंक्ड टू ईच अदर ओनली बाय सिंगल बॉन्ड इज कॉल्ड एज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। चलिए फटाफट से लिखना है भाई साहब इसको, क्विक क्विक। ऋषभ कुछ नहीं लिख रहा है तू, है ना। ये हो गया भाई साहब आपका एल्केन, तो ये हो गया आपका एल्केन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड अ हाइड्रोकार्बन इन विच द कार्बन एटम्स आर लिंक्ड टू ईच अदर बाय अ डबल और ट्रिपल बॉन्ड आर नोन एज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जहां पे भाई साहब आपका डबल और ट्रिपल बॉन्ड है उसको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलेंगे, ठीक है। सो ये हो गया एल्कीन, ये हो गया भाई साहब आपका एल्काइन, ठीक है। ये हो गया एल्कीन और ये हो गया आपका एल्काइन। आर वी क्लियर? तो आपके ओपन चेन हाइड्रोकार्बन हैं ये, जिसमें आपका सैचुरेटेड आता है, अनसैचुरेटेड आता है। सैचुरेटेड में आता है आपका एल्केन और अनसैचुरेटेड में आता है आपका एल्कीन और एल्काइन। एल्केन में आपका सिर्फ सिंगल बॉन्ड होगा, एल्कीन और एल्काइन में डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स होंगे। हाँ तुम पेन घुमाओ ऐसे और टाइम देखते रहो। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। एल्केन भाई साहब क्या होता है? एल्केन, इसको देखिए ANE, इसको अलग से क्यों लिखा गया है? क्योंकि आपके जितने भी नाम होंगे इस पर्टिकुलर ग्रुप में वो एन से एंड होंगे। तो पहला आपका एलिमेंट आएगा जैसे मीथ एन, ठीक है, फिर आएगा भाई साहब एथ एन, फिर आएगा आपका भाई साहब प्रोप एन, ठीक है, प्रोपेन, फिर आपका आ गया ब्यूट एन। सो इन सब में भाई साहब ये एन कॉमन रहेगा, ठीक है। सिंगल कार्बन बॉन्ड है ये। एल्कीन, यहां पे भाई साहब आपका हो जाएगा डबल, डबल बॉन्ड है। यहां पे देखो ENE को हमने अलग से लिखा है, क्यों? क्योंकि यहां पे डबल बॉन्ड है। अभी आपका मीथीन नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता बोलो? मीथीन क्यों नहीं हो सकता? पहला, क्योंकि सिंगल मतलब कार्बन दूसरे के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा ना, तो कम से कम 2 कार्बन की जरूरत पड़ेगी। तो इसका जो पहला ग्रुप मेंबर होगा वो होगा एथीन, ठीक है। फिर आएगा आपका भाई साहब प्रोप इन, ठीक है, फिर आएगा आपका ब्यूट इन, ठीक है, फिर आएगा आपका पेंट इन, ठीक है, क्लियर है। फिर आता है आपका एल्काइन। एल्काइन ग्रुप में 2 कार्बन एटम्स के बीच में 3 बॉन्ड्स हैं, ठीक है। तो 2 कार्बन एटम्स के, तो इसका भाई साहब हो जाएगा, अभी देखो यहाँ पे YNE है तो एथाइन, ठीक है, प्रोप पाइन, ब्यूट आइन, ये हो जाएगा। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम लिख लीजिए इसको जरा फटाफट फटाफट। तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इसका जनरल फॉर्मूला हो जाएगा CnH2n+1, ठीक है। CnH2n+2, आई एम सो सॉरी, CnH2n+2, इसका हो जाएगा CnH2n और इसका हो जाएगा CnH2n-2। ये इसके जनरल फॉर्मूलेज हैं। मतलब अभी देखो जैसे n की वैल्यू अगर 1 हुई तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? CH4, ठीक है। यहाँ पे n की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, यहाँ पे n की वैल्यू 2 से ही चालू होगी, तो C2H4। यहाँ पे भी n की वैल्यू 2 से चालू होगी, C2H, 2 2 4 4 -2, तो ये हो जाएगा। 2 क्यों चालू होगा? क्योंकि भाई साहब डबल बॉन्ड के लिए कम से कम 2 कार्बन एटम्स तो लगेंगे ना, ट्रिपल बॉन्ड के लिए भी कम से कम 2 कार्बन एटम्स तो लगेंगे, तो n की वैल्यू 2 हो जाएगी। क्लियर? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम समझ में आता हम। चलिए फटाफट से जनरल फॉर्मूला लिख लीजिए। Alkenes contain 2 hydrogen atoms less as compared to the corresponding alkenes, 4 hydrogen atom less as compared to the corresponding alkanes।
तो आपका जनरल फॉर्मूला फॉर एल्केन्स इज CnH2n+2, फॉर एल्कीन्स इज CnH2n, एंड फॉर एल्काइन्स इट इज CnH2n-2। क्लियर है भाई साहब? ओके ओके ओके। इन एल्केन्स एन इंडिकेट्स अ सिंगल बॉन्ड, तो ये जो एन है ये क्या दर्शा रहा है आपका? सिंगल बॉन्ड। इन एल्कीन्स इन इंडिकेट्स अ डबल बॉन्ड, ठीक है, एंड इन एल्काइन्स आइन इंडिकेट्स अ ट्रिपल बॉन्ड। ये भाई साहब आपका ट्रिपल बॉन्ड दिखा रहा है, ठीक है, ओके। बट एज यू कैन सी ALK इज कॉमन फॉर ऑल, तो यहाँ पे भी भाई साहब ALK और यहाँ पे भी भाई साहब ALK, ठीक है। इट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एंड इज द रूट वर्ड। एल्केन भाई साहब ALK जो आपका है वो रूट वर्ड से कनेक्ट होगा। अभी रूट वर्ड देख लेते हैं भाई साहब, ठीक है। कंपाउंड विथ 1 कार्बन एटम, इसका रूट वर्ड क्या हो जाएगा? मेथ, METH, ठीक है। कंपाउंड विथ 2 कार्बन एटम्स, इसका रूट वर्ड हो जाएगा ETH, ठीक है। कंपाउंड्स विथ 3 कार्बन एटम्स, इसका हो जाएगा प्रोप, ठीक है। कंपाउंड्स विथ 4 कार्बन एटम्स ब्यूट, कंपाउंड्स विथ 5 कार्बन एटम्स पेंट, कंपाउंड विथ 6 कार्बन एटम्स इट इज हेक्स, कंपाउंड्स विथ 7 कार्बन एटम्स हेप्ट, ठीक है। कंपाउंड्स विथ 8 कार्बन एटम्स ये हो जाएगा ऑक्ट, कंपाउंड विथ 9 कार्बन एटम्स नॉन, कंपाउंड्स विथ 10 कार्बन एटम्स डेक, ठीक है। ऐसा चलेगा, इससे ज्यादा अभी फिलहाल अभी आपको टेंशन नहीं लेना है। इसको नोट कर लीजिए भाई साहब, रूट वर्ड हो जाएंगे ये, क्योंकि आपके नेमिंग में ये जरूरी है। फटाफट फटाफट, 1 कार्बन एटम मेथ, 2 कार्बन एटम्स एथ, हो गया, डन डन डन। ओके, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, तो आपका देखो ये मीथेन हो गया, दिस इज बेसिकली मीथेन। ये आपका हो गया भाई साहब इथेन, ठीक है। एज द नंबर ऑफ कार्बन इन दिस मॉलिक्यूल इज 2, मीथेन गेट्स रिप्लेस्ड बाय एथ। तो पहले क्या था भाई साहब आपका, देखो CH4 था, तो ये था CH4, ये था आपका मीथेन। मीथेन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एक कार्बन एटम है, तो रूट वर्ड क्या हो जाएगा? मेथ। और एन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि सबके सब आपके सिंगल बॉन्ड्स हैं, तो इसीलिए हो गया मीथेन, ठीक है, एक कार्बन एटम। ओके, अभी ये अगर रिप्लेस हो गया दूसरे कार्बन एटम से, तो दूसरे कार्बन एटम में क्या हो जाएगा भाई साहब? तो एज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द मॉलिक्यूल इज 2, तो 2 हो गया, रिप्लेस बाय एथ, तो इसका नाम हो गया एथ। अभी इसका नाम क्या हो जाएगा? ईथेन, इसका नाम हो जाएगा भाई साहब ईथेन, ठीक है। समझ में आ रहा है ये? ओके। मीथेन का भाई साहब जनरल फॉर्मूला क्या था? मतलब CH4 था मीथेन, अगर आप देखोगे CnH2n+2, क्या इसको कंफर्म कर रहा है? देखो C की N की वैल्यू क्या है? 1, ठीक है, तो C 1 और H क्या हो गया? 2 × 1 + 2, तो ये कितना हो गया? CH, 2 1 2 + 2 4, ये कंफर्म हो रहा है। ये किसका फॉर्मूला है? एल्केन का जनरल फॉर्मूला। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके ओके ओके। तो ये आपका मेथ का बन गया भाई साहब एथ, दिस इज बेसिकली फॉर्मिंग एथ। फिर आपका इथेन बन गया। अभी हमारा भाई साहब यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड करते हैं हम, तो अगर डबल बॉन्ड हो गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इथीन, ठीक है, एथीन हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये क्या बन रहा है बोलो? दिस इज बेसिकली इथेन, ठीक है, इथेन। अगर हमने इसका यहाँ पे डबल बॉन्ड करवा दिया तो ये क्या बन जाएगा भाई साहब? अगर हमने इसको भी उड़ा दिया और ट्रिपल बॉन्ड कर दिया, ट्रिपल बॉन्ड हो गया यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा? इथाइन, ठीक है, दिस विल बिकम इथाइन। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? हर एक 2 कार्बन एटम में सिंगल बॉन्ड है, तो ये हो गया एल्केन। 2 कार्बन एटम में डबल बॉन्ड है, तो ये हो गया एल्कीन। और 2 कार्बन एटम में 3 बॉन्ड है, तो एल्काइन। अगर ऐसा कोई एटम कार्बन मिला आपको, देखो जैसे अगर आपका ऐसा है, अभी समझ लो भाई साहब यहाँ पे एक H है, यहाँ पे तो H होने की कोई गुंजाइश नहीं है, यहाँ पे एक H, यहाँ पे एक H, और यहाँ पे आपका H है, ठीक है। क्या ये समझ में आ रहा है? देखो कार्बन के आजू बाजू 4 होने चाहिए, ये 2 कार्बन एटम्स के बीच में 3, ये एक H। मुझे बताओ ये एल्केन है, ये एल्काइन? क्यों?
लेकिन बाकी सब में तो सिंगल बॉन्ड है, तो आपका ये एल्काइन हो जाएगा। किसी भी दो कार्बन एटम में अगर ट्रिपल बॉन्ड होता है तो वो एल्काइन हो जाएगा, किसी भी दो कार्बन एटम में अगर डबल बॉन्ड होता है तो वो एल्कीन हो जाएगा, बाकी सब में सिंगल बॉन्ड रहने दो तो वो एल्कीन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम तो दिस विल बी बेसिकली एक ट्रिपल बॉन्ड हो गया, हेंस इट इज एन एथाइन। इसको नोट कर लीजिए भाई साहब, जल्दी फटाफट फटाफट।